हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है, प्रोसीजर होती है, उस पर डिस्कशन करेंगे कि काउंसलिंग किस तरीके से ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है, साथ में किस तरीके से स्टेट्स की काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, काउंसलिंग में किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करनी है, कितनी सिक्योरिटी चार्जेस लगते हैं, फीस कितनी लगती है, अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट में लेना चाहते हो तो फिर चार्जेस कितने, गवर्नमेंट के अलावा अगर आप डीम्ड वगैरह भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको कितने चार्जेस पे करने होंगे, टोटली किस क्या मोड ऑफ पेमेंट होती है। सो थ्रू आउट द काउंसलिंग जो इन्फॉर्मेशन ब्राउशर में जो चीजें दी गई है, एफएक्यूज, उन एफएक्यूज में को शॉर्ट वीडियो में बना करके आपको जो क्लैरिटी है वो देने की कोशिश इस वीडियो में की जाएगी। सबसे पहले आ जाते हैं कि काउंसलिंग कितने तरीके से होती है, क्या क्या कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं और उनकी काउंसलिंग किस किस तरीके से होती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि गवर्नमेंट कॉलेजेस होती है, डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस जो डीएनबी के हॉस्पिटल्स होते हैं, उन हॉस्पिटल के कोर्सेज होते हैं, एनबी डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं जो अगेन एनबी के अंदर ही आती है, जो हॉस्पिटल्स में ही कंडक्ट होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है और प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस बोथ दोनों जो हैं वो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस ही होते हैं, बट डीम्ड यूनिवर्सिटीज सेंट्रल लेवल काउंसलिंग के अंदर आती है। सेंट्रल के अंदर आने वाली सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस है, इसलिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए हमें एमसीसी के अंडर अप्लाई करना होता है। वो उनकी जो अलॉटमेंट होती है वो एमसीसी के थ्रू होती है, जिसकी रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर से स्टार्ट होने जा रही है। और क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेजेस जो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, स्टेट अथॉरिटी इनकी जो होती है वो उनके अंदर में आती है, ये भी फाइनेंसिंग सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस ही हैं, बट इसके लिए ये जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो स्टेट्स के अंदर आती है, इसलिए आपको प्राइवेट कॉलेजेस के लिए स्टेट काउंसलिंग को के फॉर्म फिलअप करनी होती है। तो ये एक क्वेरी आती है स्टूडेंट्स के बीच में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट कॉलेजेस। सिंपल सी बात है, काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ नजरिए से देखें तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर सच यूनिवर्सिटीज जिसके लिए आपको एमसीसी की काउंसलिंग अटेंड करनी होगी, एंड प्राइवेट कॉलेजेस आर सच कॉलेजेस जिसके लिए आपको स्टेट्स, रिस्पेक्टिव स्टेट की जो काउंसलिंग है वो अटेंड करनी होगी। उसके बाद आते हैं काउंसलिंग टाइप की। जैसा हम जानते हैं कि दो तरीके की काउंसलिंग होती है, एक एमसीसी काउंसलिंग जिसे हम सेंट्रल लेवल काउंसलिंग कहते हैं, और एक होती है स्टेट लेवल काउंसलिंग। अब स्टेट्स में जितने भी स्टेट्स हैं उन सब की उनके अपने पोर्टल पे फॉर्म निकलती है। जितने स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो उन सभी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। रीजन है कि कुछ की एलिजिबिलिटी क्लॉज अलग है, कुछ की एलिजिबिलिटी क्लॉज जो है वो बाकियों से अलग है। कहने का मतलब है कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो ओपन है और कुछ स्टेट्स क्लोज होते हैं, राइट। तो जो स्टेट्स क्लोज होते हैं उसके लिए आपको जो है आप एलिजिबल नहीं होते, जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट है वो एलिजिबल नहीं होते, मगर जो ओपन है ऑब्वियसली उनके लिए जो है वो ओपन स्टेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जो ओपन स्टेट्स हैं, तो वो एलिजिबिलिटी क्लॉज के ऊपर में बेस्ड होती है। सो सिंपल सी बात है कि अब ये जो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग होती है और जो स्टेट लेवल काउंसलिंग होती है उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस मतलब सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट सीट्स नहीं, गवर्नमेंट सीट्स इन प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेजेस, क्योंकि गवर्नमेंट सीट्स जो होती है वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी होती है, प्राइवेट में भी होती है, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे। जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी बायोफिकेशन कैसे की जाती है कि उनकी 50%, आधी सीट्स जो बाय हाफ ऑफ द सीट्स है उनकी अलॉटमेंट एमसीसी करती है जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है, और जो रिमेनिंग 50% है वो स्टेट करती है। जिस स्टेट की कॉलेज है, जिस स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी 50% वो स्टेट अथॉरिटी करती है। तो सिंपल। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट सीट होती है उनकी अलॉटमेंट सिर्फ स्टेट ही करती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस जो हमारे आते हैं वो किसके अंदर आती है, वो हमारी आती है स्टेट अथॉरिटी के अंदर। तो जो प्योर गवर्नमेंट सीट्स होती है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट, उसकी बाइफर्केशन 2 पार्ट्स में होती है, 2 बाय हाफ में डिवाइड होती है। 50% के लिए आपको ऑल इंडिया अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एमसीसी की काउंसलिंग अप्लाई करनी होगी, और रिमेनिंग 50% के लिए आपको स्टेट की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी एक क्वेश्चन आती है कि कैसे हम जो एमसीसी की काउंसलिंग है उसके साथ पैरेलली हम मल्टीपल स्टेट्स की काउंसलिंग को भी साथ में पैरेलली कर सकते हैं, लेकर चल सकते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन आती है कि एक जो काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आती है वो ये आती है कि क्या हम एमसीसी की काउंसलिंग अटेंड करते हैं तो क्या हम स्टेट की काउंसलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप एमसीसी की काउंसलिंग करना चाहते हो तो एमसीसी की काउंसलिंग करने के साथ साथ आप स्टेट्स की भी अलग अलग फॉर्म्स फिलअप कर सकते हो और वहां की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। कोई भी बाउंडेशन नहीं है
कि आपको एमसीसी की काउंसलिंग करनी ही करनी है। ये टोटली आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एमसीसी काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। आप अगर एमसीसी काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसके बावजूद आप स्टेट्स की भी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि किसी स्टेट की काउंसलिंग आप अटेंड ना करो या एमसीसी की काउंसलिंग अटेंड ना करो तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है। और ये पैरेलली किस तरीके से चलती है, सबसे पहले एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग होगी, खत्म होगी, रिजल्ट आएगी, उसके बाद फिर रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग मतलब आपको कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना है, राइट। रिपोर्टिंग पीरियड खत्म होती है तब तक में स्टेट की, उसके बाद ऑल इंडिया राउंड 1 काउंसलिंग के बाद स्टेट्स की राउंड 1 काउंसलिंग स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे बात होती है कि यहाँ तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, राइट। इंडिया में अगर हम देखें कि जितने स्टेट्स ओपन है, मतलब एक स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं 4, 5, 6 स्टेट में अप्लाई करते हैं, कुछ ज्यादा में भी करते हैं, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, है ना। तो उन सभी स्टेट्स की फॉर्म आगे पीछे आती है कि साथ में आती है, तो उन सभी स्टेट्स की फॉर्म जो है वो ऑल इंडिया राउंड 1 काउंसलिंग के बाद आती है। कुछ कुछ की फॉर्म्स पहले आ सकती है, इन द सेंस कि रजिस्ट्रेशन पार्ट वो पहले स्टार्ट कर सकते हैं, बट उनकी जो रिजल्ट आएगी, चॉइस फिलिंग और चॉइस फिलिंग के बाद कौन सी कॉलेज आपको मिलती है, अलॉटमेंट एंड रिजल्ट, वो ऑल इंडिया राउंड 1 के बाद ही होगी। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हमने इसी सेशन में देखा कि हमने देखा कि तमिलनाडु की फॉर्म निकल गई, तेलंगाना की कैट ए की फॉर्म निकल चुकी है, आंध्र प्रदेश की कैट ए कैट बी की फॉर्म निकल चुकी है, अगेन पौंडीचेरी की फॉर्म निकल चुकी है। तो ये कुछ कुछ स्टेट्स हैं जिनकी फॉर्म्स ऑलरेडी निकल चुकी है, तो वो कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन पार्ट, वो स्टार्ट कर सकते हैं। मगर इनकी जो राउंड 1 काउंसलिंग की रिजल्ट, मतलब इन स्टेट्स में किस रैंक तक कौन सी सीट गई, उसकी जो रिजल्ट आएगी वो ऑल इंडिया राउंड 1 काउंसलिंग खत्म होने के बाद ही आएगी। और जो इनकी रिपोर्टिंग होगी, चाहे वो पौंडीचेरी की हो या फिर किसी भी स्टेट की रिपोर्टिंग होगी, वो ऑल इंडिया राउंड 1 रिपोर्टिंग के बाद ही, खत्म होने के बाद ही उनकी रिपोर्टिंग आएगी। वो हर एक स्टेट में 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो टाइमलाइन आपको एनएमसी की तरफ से दी गई है कि 4 अक्टूबर तक स्टेट्स को अपनी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग खत्म कर लेनी है, उससे पहले तक में ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। सो ऑल इंडिया राउंड 1 के बाद स्टेट की राउंड 1 होगी, फिर ऑल इंडिया राउंड 2 होगी, फिर स्टेट की राउंड 2 होगी, फिर ऑल इंडिया राउंड 3 होगी, विच इज ऑल्सो नोन एज मॉपअप राउंड। और ऑल इंडिया मॉपअप के होने के बाद फिर स्टेट की मॉपअप होगी, स्टेट की मॉपअप के होने के बाद फिर ऑल इंडिया स्ट्रे होगी और स्टेट स्ट्रे होगी। और ये दोनों जो होगी, ये दोनों स्ट्रे जो होगी वो ऑलमोस्ट साथ में होगी, वो ऑलमोस्ट साथ में होगी। सो जो लास्ट डेट दी गई है नवंबर की, उस लास्ट डेट तक इन दोनों को ऑलमोस्ट खत्म कर लेना है अपनी स्ट्रे। सो इस तरीके से आपकी काउंसलिंग चलेगी। और मोस्ट ऑफ दी जो काउंसलिंग होती है वो हमें पता है कि वो ऑनलाइन होती है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होती है। तो आप ऑल इंडिया के साथ स्टेट भी अप्लाई कर सकते हो, जितनी स्टेट चाहो उतनी स्टेट आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको करना क्या है, रिस्पेक्टिव पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करनी है जाकर के, वो आप ऑनलाइन कर सकते हो। सो ये हो गई कि किस तरीके से हम काउंसलिंग को लेकर के चल सकते हैं पैरेलली एमसीसी के साथ मल्टीपल स्टेट्स को भी। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे, क्योंकि आज हम कंप्लीटली जो वीडियो है वो एमसीसी पे बात कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बात करेंगे। तो आ जाते हैं ऑल इंडिया की रजिस्ट्रेशन चार्जेस। रजिस्ट्रेशन चार्जेस की बात करें तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज प्लस डीएनबी प्लस एएफएमएस प्लस एनबीए डिप्लोमा, ये जो है ये सारे जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। एमसीसी में एक ही कैटेगरी आती है प्राइवेट कॉलेज की या सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज की, जिसे हम डीम्ड कहते हैं। तो डीम्ड को अगर हटा दें, अगर डीम्ड में हमको नहीं करना है, डीम्ड के अलावा जितने हैं सब के लिए करना है, चाहे वो उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगी 50% सीट, ऑल इंडिया 50% सीट, उसमें डीएनबी हॉस्पिटल्स भी होंगे जिनकी फीस 1,25,000 की है, उसमें एनबीए डिप्लोमा भी होगी, उसकी भी फीस 1,25,000 है, उसमें एएफएमएस आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस जो आते हैं वो भी रहेंगे, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी रहती हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो एक तरीके से गवर्नमेंट हुई या तो फिर लो फीस वाली हुई। तो इन सभी के लिए जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होती है वो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1,000 रुपीज रहती है, ठीक है। मतलब इस 1,000 रुपीज को जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले पे करके वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किन के लिए? डीम्ड को छोड़ के जितने भी आ रहे हैं एमसीसी में, उन सभी के लिए वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर रजिस्ट्रेशन चार्जेस की बात करें तो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए ये बाय हाफ हो जाती है। मतलब जनरल के लिए 1,000 लग रही है तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 500 लगेगी।
सो बाय हाफ हो जाती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन चार्जेस के अलावा फिर सिक्योरिटी अमाउंट भी लगती है, जो आपने सुना होगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है। तो अब आ जाते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट पे। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, अगर आप डीम्ड को छोड़ करके बाकी सभी जो कॉलेजेस हैं जो एमसीसी के अंदर आती है, ऑल इंडिया हो गई, एनबी डिप्लोमा हो गई, डीएनबी हो गई, फिर एएफएमएस हो गई, और साथ में आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गए, इनके लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करनी होती है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कुछ इस तरीके से है कि 25,000 रुपीज आपको पे करने होंगे अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो। और एससी एसटी ओबीसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी पे करनी होगी? 10,000 रुपीज। सो अगर हम टोटली देखें कि कितने चार्जेस आपको लगेंगे डीम्ड को छोड़ के, जो बाकी के कॉलेजेस हैं, टोटल चार्जेस जो आपको लगेंगे वो लगेंगे, अगर आप जनरल, यूआर कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको 25,000 सिक्योरिटी प्लस 1,000 की रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मतलब 26,000 आपको लगेगी। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको कितने चार्जेस लगेंगे? 10,000 रुपीज आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी, प्लस 1,000 प्लस 500 रुपीज आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मतलब 10,500 रुपीज आपको आपके चार्जेस लगेंगे इन केस ऑफ ओबीसी एससी एसटी। अब आगे बढ़ते हैं कि वैसे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट के साथ साथ डीम्ड में भी अप्लाई करना चाहते हैं, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, या वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। डीम्ड मतलब कि सेंट्रल के अंदर जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि केएमसी मणिपाल हो गई, मैंगलोर हो गई, एमजीएम मुंबई, औरंगाबाद, या फिर श्री रामाचंद्रा जैसे कॉलेजेस, हमदर्द, ये सब जो हो गई, ये सारी की सारी जो है वो डीम्ड में आ गई। अब जो एमसीसी के अंदर जो डीम्ड कॉलेजेस आते हैं, मतलब जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस आते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस अलग है। गवर्नमेंट के लिए 1,000 थी, इसके लिए 5,000 है। और 5,000 इसमें कैटेगरी काउंट नहीं होती, इसमें कैटेगरी कंसीडर नहीं की जाती है। मतलब अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी में आप आते हो, आपको 5,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें कैटेगरी काउंट नहीं की जाती। वो सभी स्टूडेंट यूआर माने जाते हैं, जनरल माने जाते हैं। तो इनकी जितनी भी सीटें होती है वो जनरल मेरिट पे जाती है, और इसीलिए इसमें कैटेगरी स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं मिलती। तो आप सभी स्टूडेंट को, जिनको भी, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है तो वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस 5,000 लगेंगे, और ये नॉन रिफंडेबल होती है ऑब्वियसली। साथ में जैसे हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट की गवर्नमेंट की बात की, डीम्ड के लिए भी सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है, और वो लगती है 2 लाख रुपीज, राइट। तो अगर आपको, लेकिन ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है ये रिफंडेबल होती है। रिफंडेबल मतलब अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो ये 2 लाख रुपीज आपके वापस हो जाएंगे, लेकिन वो जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे 5,000 वो वापस नहीं होगी। तो ये 2 लाख रुपीज अगर आपको सीट नहीं मिलती तो आपको वापस मिल जाएगी। अब इस पर भी कंडीशंस रहती है कि आपको कौन से राउंड में सीट मिल रही है। किसी राउंड में सीट मिलती है तो उसको आप छोड़ सकते हो या नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप छोड़ते हो तो क्या कंडीशन है, 2 लाख रुपए आपके जाएंगे या नहीं जाएंगे, फ्री एग्जिट होती है कि नहीं होती है, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानने वाली है आप लोगों के लिए। अगर स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटा, डीएनबी के कॉलेजेस, एनबी डिप्लोमा, एएफएमएस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड, इन सभी के लिए करना है, तो उनको भी सिर्फ ये जो अपर हायर अमाउंट है 2,05,000 की, जो एमसीसी की हायर अमाउंट है 2 लाख रुपीज, ये प्लस 5,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन, ये 2,05,000 रुपीज ही पे करनी होगी। अलग अलग से पेमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि गवर्नमेंट के लिए 25,000 अलग लग रहे हैं तो वो 25,000, प्लस 2 लाख रुपीज डीम्ड के लिए अलग लग रहे हैं तो वो 2 लाख रुपए, मतलब 2,25,000 रुपए पेमेंट करना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप एमसीसी के अंदर सभी इंक्लूडिंग डीम्ड सभी सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको हायर अमाउंट लगती है। हायर अमाउंट क्या है? डीम्ड की 2 लाख रुपीज प्लस 5,000 रजिस्ट्रेशन, मतलब 2,05,000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो आप एमसीसी में जितने हैं डीम्ड के साथ, गवर्नमेंट, डीएनबी, एनबी डिप्लोमा, एएफएमएस, इन सभी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अब ये तो बात हुई इसकी। और अगर आप डीम्ड के लिए नहीं अप्लाई करना चाहते हो, डीम्ड को साइड रखना चाहते हो, आप डीम्ड के लिए नहीं जाना चाहते, सिर्फ गवर्नमेंट, एनबी डिप्लोमा या फिर डीएनबी के लिए जाना चाहते हो, तो इस 2 लाख रुपीज को आपको नहीं देखना। फिर आपको सिर्फ 25,000 जो जनरल की है वो देनी है, प्लस 1,000 सिक्योरिटी 26,000, और एससी एसटी ओबीसी के लिए कितने? 10,500। तो ये बात हुई सिक्योरिटी की, राइट।
टोटल अमाउंट टू बी पेड, हाँ टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है तो वो हायर अमाउंट करना है अगर आप डीम्ड को इंक्लूड कर रहे हो अपनी काउंसलिंग में, अगर डीम्ड को एक्सक्लूड कर रहे हो तो 26,000 या 10,500, राइट। तो ये अमाउंट हो गई। उसके बाद पेमेंट का मोड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है पेमेंट का मोड की। ये बात आपको समझनी होगी कि आप जो पेमेंट करोगे वो 3 मोड से पेमेंट कर सकते हो, या तो आपके पास एटीएम कार्ड होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो या तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, या तो आप नेट बैंकिंग कर सकते हो। अब जो स्टूडेंट नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं वो चेक कर लें उनका नेट बैंकिंग एक्टिवेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपने ब्रांच में जाकर के उसको एक्टिवेट करा लो, क्योंकि आपको पेमेंट हो सकता है कि आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। तो अगर आप नेट बैंकिंग से कंफर्टेबल हो तो आप चेक कर लो आपकी एक्टिवेट है या नहीं, एक्टिवेट नहीं है तो एक्टिवेट करा लो। अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो आप अपनी लिमिट बढ़वा लो। अगर आपको डीम्ड के लिए अप्लाई करना है तो आपको पता है कि 2,05,000 रुपीज आपको पे करने होंगे, तो आपको ये चेक करना होगा कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की लिमिट उतनी है या नहीं है। अब 15 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, उसके बाद आप पेमेंट करोगे तो उससे पहले आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो बढ़ा करके 2,05,000, 2,10,000 का करवा लो। ये आपको सिंपल क्या करना है, अपने बैंक में जाना है जहां पे आपका अकाउंट है, वहां पे जाकर के लिमिट बढ़वा लेनी है। तो ये मोड ऑफ पेमेंट है जिसके थ्रू आपको पेमेंट करनी होगी, राइट। अब आते हैं चॉइस फिलिंग पे। एक बार जब रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट हो जाती है तब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। हमारी एमसीसी की चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, 20 तारीख से। 15 से 20 तक रजिस्ट्रेशन है और 20 तारीख से फिर हम चॉइस फिलिंग करेंगे। मतलब सीट मैट्रिक्स हमारी कब आएगी, 19 को या 18 तक, 18 19 को, मोस्ट प्रोबेबली 19 को ही, 19 को सीट मैट्रिक्स आएगी। सीट मैट्रिक्स के बेसिस पे आपको जो है चॉइस फिलिंग वो करनी है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग जो है वो रजिस्ट्रेशन के बाद स्टार्ट होगी, जो हमारे केस में, एमसीसी के केस में 20 से 20 तारीख से होने वाली है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है कि लिमिटेशन ऑफ चॉइसेस, हम कितने चॉइसेस अपनी चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं। देयर आर नो लिमिटेशन ऑफ चॉइसेस, जितने चॉइसेस हैं आप वो सारे के सारे चॉइसेस अपनी चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो। सो देयर आर नो लिमिटेशंस ऑफ चॉइसेस, राइट। मान लेते हैं किसी एक कॉलेज में 10 ब्रांच है, अब आपको वही कॉलेज लेनी है, आप 10 ब्रांच आपने 10 ब्रांचेस जो है वो उस कॉलेज के सिलेक्ट कर लिए, तो आपके 10 चॉइसेस ये हो गए। उस तरीके से इतने जितने भी कॉलेजेस है उन सब में जो भी जितने भी चॉइसेस है वो सारे चॉइसेस आप उसमें ऐड कर सकते हो। अब आते हैं काउंसलिंग पे कि राउंड वन जब आपने चॉइस फिलिंग कर ली तो अब क्या होगा, अब होगा कि आपकी रिजल्ट आएगी तो दो बातें ही हो सकती है, या तो आपको सीट मिलेंगी या तो नहीं मिलेगी, यही दो ऑप्शन हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकती, ठीक है। और एक चीज चॉइस फिलिंग को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि मिनिमम जो है वो एक चॉइस आपको डालनी होगी, तभी जाकर के वो आपकी जो है चॉइस फिलिंग उसे जस्टिफाई माना जाएगा। सो मिनिमम 1 चॉइसेस और मैक्सिमम आप कितने भी चॉइसेस डाल सकते हो। अब आते हैं राउंड 1 पे। राउंड 1 में या तो अलॉट होगी, आपको सीट मिलेगी, या तो नहीं होगी, नॉट अलॉटेड, ठीक है। अगर नॉट अलॉटेड, अगर आपको सीट मिली ही नहीं तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली चले जाना है राउंड 2 में। राउंड 2 में फिर से जाकर के आपको चॉइस फिलिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपने राउंड 1 में ऑलरेडी कर लिया है। राउंड 2 में जब आप जाओगे तो आपको फर्स्ट स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन उसे स्किप करनी है, क्योंकि आपको आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं होता है कि हर एक राउंड में हमें रजिस्ट्रेशन करनी है, नहीं। काउंसलिंग में एक बार रजिस्ट्रेशन किया, वही रजिस्ट्रेशन हमारी सेकंड राउंड में चलती है, थर्ड में चलती है, आगे भी चलती है। तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो राउंड 2 में जाना है, क्या करना है, सेकंड स्टेप चॉइस फिलिंग करनी है आपको, चॉइस फिलिंग करनी है, फिर रिजल्ट का वेट करना है, फिर जो सीट मिलती है उस पर जाकर एडमिशन लेना है। ये तो हुई नॉट अलॉटेड केस में। अगर अलॉट होती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो जो सीट हमें मिली है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, हो सकता है जैसे रैंक 1 हुए, रैंक 2 हुए, रैंक 3 हुए, वो तो जो फर्स्ट चॉइस अपनी डालेंगे उनको वही मिल जाएगी, तो दे आर हैप्पी विद द चॉइस, ठीक है। तो या तो वो जो सीट आपको मिलती है उससे आप सेटिस्फाइड रहोगे, या तो नॉट सेटिस्फाइड रहोगे। यही दो चीजें हो सकती है कि यार, अब अगर आप सेटिस्फाई हो, ठीक है, तो आप उस पर ज्वाइन कर लो, आपकी काउंसलिंग खत्म, आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना चाहते क्योंकि आप सेटिस्फाई हो, आपको जो सीट मिली है आप उस पर ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको जो सीट मिली है उससे आप सेटिस्फाई हो, और आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर आपको टॉप की कॉलेज, अगर आपको ड्रीम ब्रांच, ड्रीम कॉलेज में मिल गई तो उससे ऊपर तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते ना, उससे ऊपर तो आपके लिए कोई कॉलेज ही नहीं है ना। तो वहां पे जाकर के आप सेटिस्फाई हो जाते हो तो आपको अपग्रेडेशन में जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपकी काउंसलिंग खत्म, ठीक है। लेकिन अगर आप उस सीट से सेटिस्फाई नहीं हो, तब दो ऑप्शन आपके पास हैं।
या तो आप उस सीट पर एडमिशन ले सकते हो और अपग्रेडेशन में जा सकते हो, मतलब आपने ज्वाइन कर लिया उस सीट को, ज्वाइन कर लिया और अपग्रेडेशन में चले गए कि मतलब मैं और भी अच्छी कॉलेज और अच्छी सीट के लिए ऑप्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप अपग्रेडेशन में जाओगे। अपग्रेडेशन मतलब कि दोबारा से राउंड 2 में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। कौन से कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करनी होगी? जो कॉलेज आपको मिली है उससे जो ज्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं, उससे जो ऊपर के कॉलेजेस हैं, उससे जो ज्यादा बेटर कॉलेजेस है, उनके लिए आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी कि ये सीट तो आपके पास है, एक सीट आपके पास है, आपने उस पर ज्वाइन कर लिया, वो सीट आपसे कोई नहीं ले सकता। कब तक नहीं ले सकता? जब तक आपको राउंड 2 में वो सीट आपकी अपग्रेड नहीं हो जाती, तब तक वो आपसे कोई नहीं ले सकता। तो ये सीट तो आपके पास है। अब लेकिन आप और अच्छे सीट के लिए जाना चाहते हो कि मुझे और अच्छा मिल जाए, तो हम अपग्रेडेशन में गए। अपग्रेडेशन के लिए राउंड 2 में गए। राउंड 2 में हमने चॉइस फिलिंग की। आपको भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना, फर्स्ट स्टेप स्किप करनी है, ठीक है, खत्म। और अगर आपको जो सीट राउंड 1 में अलॉट हुई उससे आप सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं हो कि मुझे लेना ही नहीं है किसी भी, एट एनी कॉस्ट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस सीट, मैं इस सीट को नहीं लेना चाहता, तो आप उस सीट को छोड़ सकते हो। छोड़ने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, ना आपको कॉलेज जाना, ना कुछ करना। आपको कॉलेज जाना ही नहीं है, सिंपली आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है, तो वो कॉलेज माना जाएगा कि आप उस सीट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो और आपको फ्री एग्जिट में काउंट किया जाएगा। फ्री एग्जिट में काउंट करने का मतलब कि ना कोई पेनल्टी लगेगी, ना आपके ऊपर कोई चार्जेस लगेंगे, ना आपके लिए कहीं पे ब्लॉकिंग रहेगी, आप राउंड 2 में अभी भी जा सकते हो। सो फ्री एग्जिट मतलब कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। सो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सीट यू आर अलॉटेड इन राउंड 1 काउंसलिंग एंड you don't want to go for that seat, you don't want to take admission in that seat, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। हो सकता है आपको डीम्ड में बहुत महंगी फीस वाली कॉलेज मिल गई, मान लेते हैं आपको संतोष की रेडियो मिल गई, अब वो 75 लाख की उसकी फीस है, अब वो आपको आपके लिए अफोर्डेबल ही नहीं है, तो आप तो उसको नहीं ले सकते ना। नहीं ले सकते तो आप छोड़ दो। ये राउंड 1 की रूल है, छोड़ दोगे बट स्टिल आप राउंड 2 में एलिजिबल रहोगे, तो आप जो है वो राउंड 2 में आकर के दोबारा से चॉइस फिलिंग करोगे। ये यहां पे आकर के राउंड 1 जो है वो खत्म हो जाती है। अब आते हैं रूल्स ऑफ राउंड 1 क्या है। इफ सीट अलॉटेड इन राउंड 1 ऑप्टेड फॉर अपग्रेड डिड नॉट गॉट अपग्रेड इन राउंड 2 देन, एक सिचुएशन आती है कि राउंड 1 में मुझे सीट मिली, आई एम नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड विद द सीट, नाउ I just don't want to lose the seat, मैं सीट को लूज नहीं करना चाहता, बट आई वांट टू ट्राई फॉर मच बेटर सीट। मैं अपग्रेडेशन में जाना चाहता हूँ कि मुझे और अच्छे कॉलेज मिल जाए, तो मैं अपग्रेडेशन ऑप्शन के लिए जाऊंगा। राउंड 2 में जाकर दोबारा से चॉइस फिलिंग करूंगा। राउंड 2 में अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है, इन दैट केस क्या होता है? अगर आपकी सीट अपग्रेड हो गई तो आपको न्यू बेटर सीट मिल गई, लेकिन अगर सीट अपग्रेड नहीं हुई तब क्या होगा? अगर सीट अपग्रेड नहीं हुई देन यू विल रिटेन राउंड 1 सीट। अगर अपग्रेड नहीं हुई तो आपके पास जो राउंड 1 की सीट है वो आपके पास रिटेन रह जाएगी, मतलब कि वो सीट आपको, मैंने बोला था वो सीट आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। अगर अपग्रेड नहीं होती है तो वो सीट आपके पास रह जाएगी, राउंड 1 सीट। अब उस राउंड यू कैन नॉट विड्रॉ, और अब आपको वो सीट ही लेनी पड़ेगी। आप उस सीट को छोड़ नहीं सकते हो, आप उस सीट से विड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको आपकी अगर अपग्रेड नहीं हुई तो राउंड 1 वाली सीट जिस पे आपने एडमिशन लिया वो सीट आपकी फाइनल सीट होगी, और आपकी जो काउंसलिंग है वो यहीं पे खत्म हो जाएगी। आगे की काउंसलिंग मतलब ऑल इंडिया में नेक्स्ट राउंड और स्टेट्स की जो फर्दर राउंड्स की बची हुई है वो सभी काउंसलिंग से आपकी 2022 की काउंसलिंग यहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है और राउंड 1 की सीट रिटेन हो जाती है तो योर रिटेन सीट विल बी योर फाइनल सीट, यू कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम दैट सीट, ठीक है। ओके, ये एक सिचुएशन थी। अब एक रीसेट ऑप्शन भी रहता है। रीसेट ऑप्शन क्या है? जस्ट से कि राउंड 1 काउंसलिंग में हम पहले गवर्नमेंट के लिए गए, अब वी हैव नॉट इंक्लूडेड डीम्ड इन दैट, ठीक है, हमने डीम्ड को इंक्लूड नहीं किया, हम सिर्फ गवर्नमेंट के लिए गए जस्ट टू सी कि ठीक है हमें गवर्नमेंट मिल जाएगी। ओके, कट ऑफ राउंड 1 काउंसलिंग में बहुत ज्यादा हाई आती है। नाउ हमें जो है गवर्नमेंट में सीट मिलने के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हमने जब गवर्नमेंट के लिए किया तो हमने चार्जेस कितने पे किए थे? 25,000 की सिक्योरिटी पे की थी यूआर एज अ यूआर कैंडिडेट, और 1,000 की हमने रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे की थी, मतलब 26,000।
अब राउंड 2 में हमें समझ में आया कि नहीं यार, ये हमसे गलती हो गई, हमें डीम्ड भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमें अब ऐसा लग रहा है कि हमें नहीं मिलेगी और हम डीम्ड भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो उस केस में एक रीसेट ऑप्शन होता है। रीसेट ऑप्शन को आप क्लिक करते हो, जहां आपने रजिस्ट्रेशन किया वहीं पे जाकर के रीसेट ऑप्शन को आप क्लिक करते हो, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होती है डीम्ड की, 25,000 आपने ऑलरेडी दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का आपने रजिस्ट्रेशन किया है, गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन किया, 25,000 आपने ऑलरेडी दे रखा है। डीम्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए कितना? 2,05,000 चाहिए होता है, राइट। तो 2,05,000 रुपीज में 25,000 माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, वो अमाउंट आपको फिल करनी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। यू विल बिकम एलिजिबल फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑल्सो। सो अगर आपको कॉलेजेस में गवर्नमेंट के साथ साथ डीम्ड को भी अप्लाई करना है, डीम्ड को भी अपनी चॉइस फिलिंग में इंक्लूड करनी है, क्योंकि राउंड 1 में आपने नहीं किया था, नाउ इन राउंड 2 यू वांटेड टू इंक्लूड डीम्ड कॉलेजेस आल्सो, यू वांट टू बिकम eligible for deemed colleges also, in that case you will have to make payment of deemed universities। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको पे करनी होगी, लेकिन कितनी? जितनी आपने राउंड 1 में पे कर दी है उसको माइनस करके जो जितनी बचेगी उतनी अमाउंट आपको पे कर दी, एंड यू विल बिकम एलिजिबल फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अब आते हैं राउंड 2 काउंसलिंग। अब राउंड 2 काउंसलिंग में जो है चीजें, रूल्स जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और चेंज होने लगती है। राउंड 2 काउंसलिंग हुई, एक दो चीजें और कह देता हूं कि राउंड 2 काउंसलिंग में किसे रजिस्ट्रेशन करना है। जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको सिर्फ राउंड 2 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना, और किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं करना। जिसने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर लिया उन्हें राउंड 2 काउंसलिंग में दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, उन्हें सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो अगर चाहते हैं राउंड 2 काउंसलिंग को अटेंड करना, तो उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी। फिर अगेन वो सिक्योरिटी अमाउंट जो है, अगर डीम्ड को आप ऐड करते हो तो जो भी सिक्योरिटी अमाउंट लगती है वो आपको पेमेंट करके एलिजिबल होना पड़ेगा। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, अब राउंड 2 में आपने चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग में फिर जब रिजल्ट आई, तो राउंड 2 के रिजल्ट में क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं? 3 कंडीशंस हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, फ्रेश अलॉटमेंट। मुझे राउंड 1 काउंसलिंग में सीट नहीं मिली थी, या मैंने राउंड 1 काउंसलिंग को अटेंड ही नहीं किया था, मैंने राउंड 2 काउंसलिंग को अटेंड किया, या मुझे राउंड 2 काउंसलिंग में सीट मिली, तो उससे हम फ्रेश अलॉटमेंट मानेंगे। मतलब राउंड 1 में नहीं मिली, राउंड 2 में मिली सीट, बस डायरेक्टली वो फ्रेश अलॉटमेंट हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मुझे फिर से राउंड 2 में सीट नहीं मिली, हो सकता है ना मिले, ठीक है। और तीसरी है कि अपग्रेडेड स्टूडेंट, जिन्हें राउंड 1 में तो सीट मिली है और वो दोबारा से राउंड 2 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, मतलब अपग्रेडेशन के लिए जो स्टूडेंट आए हैं। अब देखिए क्या क्या चीजें हो सकती है। अगर फ्रेश अलॉटमेंट हुई, मतलब मुझे राउंड 2 में फर्स्ट सीट मिली, तो मेरे पास क्या क्वेश्चन है उठता है कि आई एम हैप्पी विद दैट सीट और आई एम नॉट हैप्पी विद दैट सीट। यही दो सिचुएशन हो सकती है कि अगर मैं खुश हूं अपने सीट से, आई वांट टू टेक एडमिशन इन दैट सीट, मैं उस पर एडमिशन लूंगा। अगर मैं खुश नहीं हूं तो हो सकता है मैं उस सीट को छोड़ दूं, ये भी हो सकता है। सो डिपेंड करता है कि आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो। अगर आप सेटिस्फाई हो, आपने उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन लिया जो आपको राउंड 2 में सीट मिली, फ्रेश अलॉटमेंट जो हुई उसमें जाकर के आपने एडमिशन लिया, आपकी काउंसलिंग यहीं पे खत्म हो जाती है। 2022 की काउंसलिंग यहीं पे दैट विल बिकम टू एन एंड, वो यहीं पे खत्म हो जाती है। आगे की काउंसलिंग के लिए, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो ऑल इंडिया की राउंड 3 हो, आप एलिजिबल नहीं हो। राउंड 2 में सीट मिली, आपने एडमिशन लिया, खत्म काउंसलिंग, नो इफ बट कुछ नहीं, खत्म काउंसलिंग। और दूसरी केस क्या होती है, हो सकती है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सीट, आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो दो चीजें होंगी। आप या तो उस पर रिपोर्टिंग मत करो, लेकिन रिपोर्टिंग अगर आप नहीं करते हो उस पर, तो इन दैट केस लॉस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब आपको पेनल्टी लगती है। मतलब आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर डीम्ड के लिए दिया है, तो 2 लाख रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने पे किया है, वो 2 लाख रुपीज आपके फॉरफिट हो जाएंगे। और अगर आपने गवर्नमेंट के लिए दिया तो 25,000 दिया है, वो 25,000 आपके लिए फॉरफिट हो जाएगी। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो तो आपकी फॉरफिट हो जाएगी, बट स्टिल यू कैन गो फॉर मॉपअप, लेकिन मॉपअप में जाने से पहले आपको रीडिपोजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा, दोबारा से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी होगी टू बिकम एलिजिबल इन द मॉपअप राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा, राइट। ये जो है यही पेनल्टी है कि राउंड 2 काउंसलिंग में अगर सीट मिलती है, हम नहीं लेते हैं, तो हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं और कुछ भी नहीं है।
और उसके बाद भी अगर हम मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो हमें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा, दोबारा से सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी होगी, एंड देन ओनली वी कैन बिकम एलिजिबल फॉर मॉपअप। ये हो गई एक केस सिनेरियो। दूसरी कि हमें हमारी जो है वो अपग्रेड नहीं हुई, नॉट अपग्रेडेड, मतलब हम राउंड 1 में गए, हमें एक सीट मिली, हम उस सीट से 50-50 से थोड़े हद तक सेटिस्फाई, वी डोंट वांट टू लूज दैट सीट, आई डोंट वांट टू लूज दैट सीट, मैंने उस पर एडमिशन लिया, बट आई वांट टू गो फॉर अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन में गए और अपग्रेडेशन में गए तो नॉट अपग्रेडेड, वहां पे मुझे राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुई, तो उस वो सिनेरियो क्या है कि आपको जो रिटेन्ड राउंड 1 सीट, आपकी जो राउंड 1 सीट होगी वो रिटेन्ड हो जाएगी आपके पास, क्योंकि आपको बेटर कॉलेज नहीं मिली, आपने जो कॉलेजेस डाले थे अपग्रेडेशन में उनमें सीट खाली नहीं थी और आपको नहीं मिली तो राउंड 1 वाली सीट आपके पास रह जाएगी। राउंड 1 वाली सीट आपके पास रह जाएगी तो अब आपको उसी सीट पे पढ़ाई करनी होगी, आप उस सीट को नहीं छोड़ सकते, नो इफ बट कंडीशन हो गया। और थर्ड सिनेरियो जो है आपके लिए मॉपअप क्लोज हो जाएगी, खत्म, आपकी काउंसलिंग वहीं पे खत्म हो गई। अपग्रेडेड, अगर अपग्रेड हो गई, मैंने राउंड 1 में गए, हमको सीट मिली, हम अपग्रेडेशन में भी गए, हमने उस पर एडमिशन लिया, हम अपग्रेडेशन में गए और हमारी सीट राउंड 2 काउंसलिंग में अपग्रेड हो गई। अब जो है मुझे जो सीट पहले मिली थी उससे बेटर सीट अभी मिल गई, अकॉर्डिंग टू माय चॉइस फिलिंग, हमें बेटर सीट मिल गई, हमारी सीट अपग्रेड हो गई। अब आपके पास फिर से चॉइस है कि आपको जो सीट अपग्रेडेड मिली है, आपकी पुरानी सीट अब कैंसिल हो जाएगी। जैसे ही आपको न्यू सीट मिलती है, अपग्रेडेड सीट मिलती है, आपकी पुरानी सीट आपके नाम मतलब आपके लिए कैंसिल कर दी जाती है और वो किसी और को अलॉट कर दी जाती है, जैसे ही आपकी सीट अपग्रेड हुई। मतलब अगर हम बात करें तो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जैसे ही हमको अलॉट हुई, ये कॉलेज जो हमारी राउंड 1 की कॉलेज थी, वो वहां से वो सीट हमारे लिए कैंसिल कर दी जाएगी और वो हमारे पीछे या जो भी स्टूडेंट है उनको अलॉट कर दी जाएगी। तो अपग्रेड हो गई, ठीक है। अब अपग्रेड होने के बाद फिर से दो सिचुएशन आती है कि आप सेटिस्फाई हो या तो ना हो। अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप उस पर एडमिशन लेकर के अपनी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट करो, आपकी काउंसलिंग खत्म वहां पे। अगर आप उस पर सेटिस्फाई नहीं हो तो अब आप उस सीट को छोड़ सकते हो। अब आप उस सीट को छोड़ सकते हो मतलब आपने उस पर रिपोर्टिंग नहीं की, आपने उस सीट को छोड़ दिया, बट अगेन अब आपको आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपकी लैप्स हो जाएगी, फॉरफिट हो जाएगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो इस केस में हुई थी। अब आपको अगर मॉपअप में अप्लाई होना है, फिर से दोबारा से एलिजिबल होना है, तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी होगी, डिपॉजिट जो है वो रीडिपॉजिट करनी होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और फिर आप मॉपअप में एलिजिबल हो गए। अब आते हैं एलिजिबिलिटी फॉर स्टेट आफ्टर राउंड 2 रिजल्ट। राउंड 2 रिजल्ट आने के बाद स्टेट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। मान लेते हैं राउंड 2 काउंसलिंग की रिजल्ट आ गई, अब इसके बाद स्टेट में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे उस पे। कैंडिडेट गेट एडमिशन इन अलॉटेड सीट, अगर अलॉटेड सीट में कैंडिडेट ने एडमिशन ले लिया टिल राउंड 2 तक, राउंड 2 खत्म होने तक या राउंड 2 के खत्म होने के बाद उस टाइम तक अगर किसी स्टूडेंट ने राउंड 2 तक में एडमिशन ले लिया है तो वो इन स्टेट और एमसीसी, स्टेट में या एमसीसी किसी भी सिनेरियो में, दे विल नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। जो मैंने आपको बताया कि राउंड 2 काउंसलिंग में आपने अगर एडमिशन ले लिया तो उसके आगे की काउंसलिंग, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो एमसीसी हो, उससे आप बाहर हो जाओगे। नो इफ बट कंडीशन, रूल मेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है, राइट, कि अगर आपने सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सीट ले ली, उस पर एडमिशन ले लिया, तो आगे की स्टेट काउंसलिंग हो या कोई भी दूसरी एमसीसी की आगे की काउंसलिंग हो, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, मतलब आपकी जो काउंसलिंग है वो यहीं पे ओवर हो गई, राइट। अब आते हैं मॉपअप की एलिजिबिलिटी। मॉपअप में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। फ्रेशली रजिस्टर्ड, जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं की है और अब उन्हें लगता है कि मैं मॉपअप में करना चाहता हूं रजिस्ट्रेशन, वो कर सकते हैं, वो फ्रेशली रजिस्टर्ड कहलाएंगे, तो वो एलिजिबल है। राउंड 1 एंड राउंड 2 नॉट अलॉटेड, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो राउंड 1 में की लेकिन ना उन्हें राउंड 1 में सीट मिली ना उन्हें राउंड 2 में सीट मिली, दोनों ही राउंड में उनको सीट नहीं मिली, वो स्टूडेंट मॉपअप के लिए एलिजिबल है। और थर्ड, राउंड 1 फ्री एग्जिट और राउंड 2 नॉट रिपोर्टेड, ठीक है। राउंड 1 में सीट मिली, हमने फ्री एग्जिट ले लिया, तो वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट मिली बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द राउंड 1 सीट, उन्होंने क्या किया, रिपोर्टिंग ही नहीं की, उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया, फ्री एग्जिट ले लिया। और राउंड 2 नॉट रिपोर्टेड, राउंड 2 में सीट मिली बट रिपोर्टिंग नहीं की, उनकी सिक्योरिटी अमाउंट तो लैप्स हो गई, फॉरफिट हो गई, बट स्टिल वो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे मॉपअप के लिए,
कंडीशन क्या है, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी होगी और आपको दोबारा से चार्जेस पे करने होंगे। ये राउंड 2 के लिए चार्जेस है। बट राउंड 1 में जिन्होंने लिया और वो डायरेक्ट अगर राउंड 3 में आ रहे हैं तो वो एलिजिबल है, ना उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, ना उनको दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट पे करने की जरूरत है। तो ये एलिजिबिलिटी है मॉप अप की। ओके, एक सिचुएशन आती है मॉप अप राउंड की, वो सिचुएशन भी देख लेते हैं। Joined in round 1, opted for upgradation in round 2, but you not reported, you can participate in mop up by depositing security amount again। ये मैंने आपको बताया हुआ है। आपको अगर राउंड 1 में आपने ज्वाइन कर लिया, राउंड 2 में अगर अपग्रेड हो जाती है आपकी सीट, और अपग्रेड होने के बाद फिर आप अगर उस सीट को नहीं लेना चाहते हो, आप रिपोर्ट नहीं करते हो, आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं लेते हो, तो आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो सकते हो। सिर्फ आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी होगी और दोबारा से आपको जो है सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी। Upgradation from round 2 to round 3, there is only one step of upgradation। अपग्रेडेशन की सिर्फ एक ही चांस दी जाती है, वो राउंड 1 से राउंड 2 के लिए। मतलब राउंड 2 में आप अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन राउंड 2 के बाद अपग्रेडेशन की जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी स्टूडेंट के लिए नहीं रहती है। मतलब राउंड 2 के बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते। देयर इज नो प्रोविजन टू अपग्रेड फ्रॉम राउंड 2 टू मॉप अप राउंड। राउंड 2 के बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते। जो अपग्रेडेशन हो सकती है राउंड 2 तक हो सकती है, उसके बाद अपग्रेडेशन नहीं हो सकती। ओके, एमसीसी स्ट्रे राउंड ऑनलाइन। अब देखिए, मॉप अप राउंड जब हो गई, सेम सिनेरियो है। मॉप अप राउंड की रजिस्ट्रेशन हुई, चॉइस फिलिंग की, जो सीट मिली उस सीट पे लेना नहीं लेना, अगर आपको पसंद आई सीट तो आप उस पर एडमिशन लो। एडमिशन लेते हो तो आपकी काउंसलिंग खत्म, और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो उस केस में भी आपकी ऑल इंडिया राउंड की काउंसलिंग जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि स्ट्रे राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होती। जैसे हमने देखा कि राउंड 1 में जिस स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उन्होंने राउंड 2 में कर लिया, राउंड 2 में जिसने नहीं किया उसने राउंड 3 में कर लिया। लेकिन राउंड 3 जो होती है वो लास्ट स्टेप ऑफ फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो लास्ट स्टेप होती है वो राउंड 3 ही होती है। स्ट्रे वैकेंसी में कोई भी कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, न्यूली रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसलिए मॉप अप राउंड में अगर आपको सीट नहीं भी मिलती है या मिलती भी है और आप उस सीट को छोड़ देते हो तो आप स्ट्रे के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब इन एमसीसी स्ट्रे राउंड ओनली गवर्नमेंट कॉलेज, डीएनबी एंड एनबी हॉस्पिटल एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल बी पार्टिसिपेट। अब जब स्ट्रे वैकेंसी राउंड होती है ना, अभी तक हम गवर्नमेंट के साथ साथ डीम्ड को भी लेके चल रहे थे राउंड 3 तक। अब यहां पे एक चीज चेंज होती है। वो चेंज क्या होती है, एमसीसी की जो स्ट्रे राउंड होती है ना वो होती ऑनलाइन है, डीम्ड यूनिवर्सिटी को छोड़कर। मतलब एमसीसी के अंदर जो केएमसी, मणिपाल वगैरह जैसे जो कॉलेजेस है, हमदर्द है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, जो उसके अंदर सेंट्रल की सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस है, उनको छोड़कर जो कॉलेजेस बचते हैं, मतलब गवर्नमेंट की, डीएनबी की, एनबी डिप्लोमा की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, इन सभी की स्ट्रे वैकेंसी जो है वो ऑनलाइन होगी। लेकिन डीम्ड की ऑनलाइन नहीं होगी, डीम्ड की ऑफलाइन होगी। मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। मतलब डीम्ड के केस में आपको कॉलेज विजिट करना है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना उस कॉलेज विजिट करना है, वहां पे जाकर के आपको काउंसलिंग को अटेंड करना है। सो इसलिए लिखा गया है एमसीसी स्ट्रे राउंड ऑनलाइन ओनली फॉर गवर्नमेंट, डीएनबी, एनबी डिप्लोमा एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इसमें डीम्ड कहीं भी मेंशन नहीं है। ओके, डीम्ड यूनिवर्सिटी स्ट्रे राउंड ऑफलाइन। अब जो डीम्ड होगी उसकी ऑफलाइन होगी। फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी मॉप अप राउंड विल बी लास्ट राउंड। मॉप अप राउंड लास्ट राउंड होगी, कंडक्टेड बाय एमसीसी। जो एमसीसी कंडक्ट कराएगी वो लास्ट राउंड होगी मॉप अप राउंड। आफ्टर दैट स्ट्रे राउंड विल बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव कॉलेज। रिस्पेक्टिव कॉलेज में ही आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगी। मतलब जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी है उस कॉलेज में जा करके आपको इसे अटेंड करना होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड को, तब आपको सीट लेनी पड़ेगी। सो दैट विल बी ऑफलाइन काउंसलिंग। ओके, नो स्ट्रे राउंड चॉइस फिलिंग। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रे राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं होती है, राइट। आपने देखा कि आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग की, आपने देखा आपने राउंड 2 में चॉइस फिलिंग की, आपने देखा आपने राउंड 3 में भी चॉइस फिलिंग की। बट जो राउंड 3 में आप चॉइस फिलिंग करते हो ना, वो आपकी फाइनल चॉइस फिलिंग होती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। स्ट्रे वैकेंसी राउंड किसकी ऑनलाइन होती है? डीम्ड को छोड़कर सभी की। डीम्ड को छोड़कर सभी की। डीम्ड की तो ऑफलाइन होती है, तो ऑफलाइन होती है तो उसमें तो चॉइस फिलिंग की बात ही नहीं आती है।
है ना। तो डीम्ड को छोड़ के जो बाकी गवर्नमेंट की जो मैंने आपको बताया, उसके लिए जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो मॉप अप राउंड आपकी में जो आप चॉइस फिलिंग करते हो वो आपकी फाइनल चॉइस फिलिंग होती है। वो सेम चॉइस फिलिंग आपकी स्ट्रे राउंड में कैरी फॉरवर्ड होती है, सेम चॉइस फिलिंग। उसमें आप ना बदल सकते हो, ना चेंज कर सकते हो, ना उसे अप डाउन कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। जो आपको करना है मॉपअप तक ही करना है। मॉपअप में जो लिस्ट आपने चॉइस फिलिंग की डाली वो सेम एज इट इज लिस्ट, अगर आपको सीट नहीं मिली तो वो सेम एज इट इज सीट आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो कैरी फॉरवर्ड होगी स्ट्रे वैकेंसी में, और फिर स्ट्रे वैकेंसी में ऑनलाइन अलॉटमेंट होगी, उसमें जो भी सीट मिलेगी वो आपको लेनी होगी। सो ये आ गई बात। अब मॉपअप रिजल्ट आने के बाद भी वो सेम सिचुएशन है कि अलॉटेड हो, या तो मॉपअप की रिजल्ट आती है तो अलॉटेड होती है, तो नॉट अलॉटेड होती है। अगर अलॉट होती है तो आप उस पर ज्वाइन करो, आपकी काउंसलिंग वहीं पे खत्म हो गई। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो जो आपको अलॉट हुई, तो आप उस पर नॉट रिपोर्टेड कर सकते हो। नॉट रिपोर्टेड मतलब आप उस पर ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हो सकता है आप ज्वाइनिंग ना करो, आपको पसंद नहीं है, तो आप जाकर आपकी काउंसलिंग वहां पे जाके खत्म हो जाती है, राइट। और अगर आपको अलॉट नहीं होती है तो फिर आप डायरेक्टली स्ट्रे वैकेंसी में चले जाओगे। सो इस तरीके से मॉपअप राउंड काउंसलिंग खत्म हो गई। अब स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब स्ट्रे राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। फर्स्ट, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन। जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन किया और उन्हें सीट नहीं मिली है, वो ही स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल है। पहली सिचुएशन। नो चॉइस फिलिंग, कोई चॉइस फिलिंग स्ट्रे वैकेंसी में नहीं होगी। जिन्होंने राउंड 3 में चॉइस फिलिंग की है और उन्हें राउंड 3 में सीट नहीं मिली है, वो सेम चॉइस फिलिंग कैरी फॉरवर्ड होगी स्ट्रे वैकेंसी में, तो आपके लिए नो चॉइस फिलिंग, नो फ्रेश चॉइस फिलिंग उसमें नहीं कर सकते हो। एंड नो डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए तो स्ट्रे वैकेंसी जो होती है डीम्ड के लिए वो तो ऑफलाइन होती है, तो जो डीम्ड के लिए देख रहे हैं वो स्ट्रे के लिए एलिजिबल नहीं है। सो ये जो है वो टोटली हमारी काउंसलिंग की प्रोसेस एंड प्रोसीजर है। इस तरीके से हमारी काउंसलिंग जो है वो होती है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमने देखा। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट यू नो कि आपको कौन कौन सी काउंसलिंग अटेंड करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनमें कुछ स्टेट्स क्लोज हैं, उनमें कुछ स्टेट्स ओपन हैं। आपको सभी ओपन स्टेट्स के साथ साथ एमसीसी को भी काउंसलिंग करनी है, साथ में पैरेलली लेकर चलना है। तो आपको किस तरीके से लेकर के चलना है, सबसे पहले तो ये फिगर आउट करना, आप समझिए, जानिए, सीखिए कि आपको कहाँ मिल सकती है सीट। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगी कि आखिर आपको सीट कहाँ मिल सकती है, तब तक आपको कैसे पता लगेगी कि आपको कौन कौन सी काउंसलिंग अटेंड करनी है। फिर आप 2-2 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए हर स्टेट में भरते जाओ, पता चलेगा 7 स्टेट में 2-2 लाख रुपए दे दिए, 14 लाख रुपए आपने सिक्योरिटी अमाउंट में ही फंसा लिए। फिर कहीं 2 जगह 3 जगह एक साथ सीट मिल गई, पता चला कि एक जगह तो 2 लाख रुपए बच गए लेकिन बाकी की जगह के 2 लाख रुपए फंस गए। ये सारी चीजें बहुत क्रिटिकल होती हैं, ये चीजें आपको समझनी होंगी, जानना होगा। इसलिए आपके लिए ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि आपको कौन सी स्टेट में सीट मिल सकती है, जिससे कि आप उस स्टेट की काउंसलिंग कर सको। और उसमें जो चॉइस फिलिंग उसके बाद होगी वो सारी चीजें डिपेंड करती है डिपार्टमेंट्स के ऊपर में, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर में। आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को देखिए कि कौन से कॉलेज की कौन सी डिपार्टमेंट कैसी है, आपको कौन से डिपार्टमेंट चाहिए, उसके लिए कौन से कॉलेज अच्छे हैं, उस अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, जिससे कि बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज हमें मिले। क्योंकि हमने इतनी पढ़ाई की, हम क्वालिफाई हुए, अब ये गलती नहीं होनी चाहिए कि इतना मेहनत करने के बाद एक काउंसलिंग में आकर के हमें कोई लोअर ग्रेड की कॉलेज मिल जाए जस्ट बिकॉज कि हमें पता नहीं है कि कॉलेज कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। सो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए वैसे हमारे पास www.careermedia.ai ऑनलाइन पोर्टल भी है, जिस पे आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हम एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है जिसमें अनाउंसमेंट से लेकर के, अभी की अनाउंसमेंट से लेकर के जब तक आपको सीट नहीं मिल जाती तब तक की पूरी काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसमें वो सारी चीज़ें रहेंगी कि आपको आपके रैंक पे कहाँ कहाँ सीट मिल सकती है, आपको कौन कौन से राउंड में कौन कौन से स्टेट में अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ पे आपको 2 लाख रुपए पे करने हैं, कहाँ पे आपको नहीं पे करने हैं, कौन से राउंड में किस में 2 लाख रुपए पे करने हैं, कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, उनमें फीस कितनी होती है, उनमें बॉन्ड कितनी है, अगर है तो स्टाइपेंड कितनी मिलती है, कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं किस डिपार्टमेंट के लिए, कौन से इतने अच्छे नहीं हैं, डिपार्टमेंट वाइज डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको बिलीव मी गाइस www.careermedia.ai पोर्टल पर मिल जाएगी। आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो डोंट हेजिटेट टू कॉल अस।
call us on the number given below. Definitely we will try our level best to clear all your doubts. और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो. You will be answered over there also. That's all for today. Thank you so much.